तो आज स्वागत है मेरी नोट्स की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या कहता है, इसमें क्या चीज़ है। यह विधेयक 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और नॉर्मन डी पार्मर जो ब्रिटिश संसद के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक रहा होगा जो इतने कम वाद विवाद में इतने कम समय में स्वीकृत हुआ। नॉर्मन डी पार्मर क्या बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कि ब्रिटिश संसद के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा इतना महत्वपूर्ण विधेयक रहा होगा जो इतने कम वाद विवाद में तथा इतने कम समय में स्वीकृत हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश चाहती थी कि भारत जो है वो जल्दी से जल्द आज़ाद किया जाए। ठीक है, और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी, तो इसलिए ये विधेयक जल्दी से पारित हो गया। और इसके बाद आता है अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान में ये है कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त होगा। सबसे पहले इस अधिनियम में क्या था कि भारत पर ब्रिटिश शासन समाप्त होगा और 15 अगस्त 1947 में संपूर्ण ब्रिटिश भारत राज्य के दो डोमिनेंट स्टेट अधिराज्य स्थापित होगी। दो डोमिनेंट स्टेट कौन कौन से है, एक भारत और एक पाकिस्तान, जो दो देश बनेंगे। ठीक है, और जिसके नाम होंगे भारत व पाकिस्तान होंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि भारत के जो भारत मंत्री सचिव का पद तथा वायसराय का पद समाप्त किया जाएगा। उस टाइम पे एक पद होता था भारत मंत्री या सचिव पद जो होता था वो पद होता था। उस टाइम पे उस पद को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें आता है कि दोनों देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का पद होगा और जिसकी नियुक्ति उस राज्य के मंत्री परिषद की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट करेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है कि देशी रियासतों को यह अधिकार है कि भारत व या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, उस टाइम पे देशी रियासतों को छूट दे दी गई थी, या तो वो स्वतंत्र रह सकती है या भारत या पाकिस्तान में विलीन हो सकती है, शामिल हो सकती है। और इसके बाद में आता है कि भारत का संविधान निर्माण न हो जाने तक भारत का शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही चलाया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब तक भारत के संविधान का निर्माण ना हो जाए तब तक भारत का शासन कौन से अधिनियम करेगा, भारत का शासन 1935 का जो अधिनियम है उसके प्रावधानों के आधार पर ही भारत में शासन होगा। और इसके बाद में और आता है, इसके बाद में आता है कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगी और यह संविधान सभा संविधान के लागू न हो जाने तक विधायिका या विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, ये आप चीज़ नहीं समझे होंगे कि दो देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगी, क्योंकि यहाँ पे दो देश बन रहे हैं तो दो संविधान सभा होगी तथा यह संविधान सभा संविधान के लागू न हो जाने तक विधायिका या विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। जो हमारी पुरानी जो विधायिका है या विधानमंडल है वो तब तक कार्य करेगी जब तक संविधान लागू ना हो जाए। इसके बाद में आता है कि असम, बंगाल और पंजाब प्रांतों की सीमा का निर्धारण धार्मिक आधार पर करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और इस हेतु सर सिरिल रैडक्लिफ को नियुक्त किया गया, जिसने भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया और इसी कारण इस सीमा रेखा को रैडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रैडक्लिफ रेखा के बारे में आपको क्या जानते हो, तो इसमें ये आपको ये बताना है कि इस हेतु मतलब कि जो सर सिरिल रैडक्लिफ ना, इसके नाम से रैडक्लिफ रेखा का नाम पड़ा था। वो सिरिल रैडक्लिफ को नियुक्त किया गया था जिसने भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया था और इसी कारण इस सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, रैडक्लिफ रेखा। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप भारत की संविधान सभा के स्वरूप तथा शक्तियों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो देखते हैं कि सबसे पहला है कि भारत की संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन जाएगी जो स्वेच्छा से भारत के संविधान का निर्माण कर सकती है। और उसके बाद में आता है कि भारत की संविधान सभा का पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्य संख्या घटकर 299 रह जाएंगी। वो क्यों रहेंगी, क्योंकि उस टाइम पे जो है पाकिस्तान जो है अलग हो जाएगा हमारे भारत से और संविधान सभा
संविधान निर्माण के साथ साथ अब विधायिका या विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जो संविधान सभा संविधान निर्माण के साथ साथ जो हमारा जो संविधान सभा है, संविधान के निर्माण के साथ साथ जो हमारे संविधान का निर्माण कर रही है जो संविधान सभा, वो विधायिका या विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र घोषित हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताना है तो इसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यदि आपको कभी पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य किसने किया सबसे पहले, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वो जो जवाहरलाल नेहरू है जो प्रधानमंत्री बने थे सर्वप्रथम, उन्होंने मतलब स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रधानमंत्री ये बने थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और उनको जो शपथ दिलाने का कार्य किसने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, और स्वतंत्रता के उपलक्ष्य पर 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को संविधान सभा के समक्ष संसद भवन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ट्रस्ट विथ डायनेस्टी मतलब भाग्यवधु की चिर प्रशिक्षित मुलाकात नामक प्रसिद्ध भाषण दिया गया। और जिस टाइम पे हमारा जो स्वतंत्र हो रहा था, हमारा जो देश स्वतंत्र हो रहा था 14-15 अगस्त की तारीख को मध्य रात्रि को, तब जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक भाषण दिया गया जिसका इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट विद डायनेस्टी बोलते हैं, और हिंदी में हम कह सकते हैं कि भाग्यवधु से चिर प्रशिक्षित मुलाकात। ठीक है, और ये सबसे प्रसिद्ध भाषण था उस टाइम पे। और यहाँ पे एक चीज़ बात और है कि स्वीकृति है, देखो तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल की स्वीकृति से भारत की संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू करना निश्चित किया गया। ठीक है, और ये चीज़ आपको समझना है कि तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल की स्वीकृति से, किसकी स्वीकृति से, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल की स्वीकृति से भारत की संविधान सभा का पहला सत्र, जो भारत की संविधान सभा का पहला सत्र कब स्टार्ट हुआ, 9 दिसंबर 1946 को शुरू करना निश्चित किया गया। ठीक है, एक चीज़ आपको ये भी समझना है कि HVR अयंगर, ठीक है, ये क्या चीज़ है, देखो संविधान सभा के पहले संविधान सभा के सचिव है HVR अयंगर। किसने नियुक्त किया इसको, तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड वेवेल ने नियुक्त किया। कब नियुक्त किया, जुलाई 1946 में। और इसमें ये था HVR अयंगर में ये था कि लॉर्ड वेवेल की स्वीकृति से 20 नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा के लिए आमंत्रण पत्र भेजे गए। इसके अंदर ये था कि लॉर्ड वेवेल की स्वीकृति से जो हमारे जो लॉर्ड वेवेल थे उस टाइम पे, उनकी स्वीकृति से, उनकी आज्ञा से 20 नवंबर 1946 को यह काम था उनका कि संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा के लिए आमंत्रण पत्र भेजे जाए। इसमें यह था कि जो संविधान सभा के अंदर जो भाग लेना चाहते संविधान सभा के सदस्यों को, उनको आमंत्रण भेजा गया कि आप संविधान सभा के निर्माण के लिए हमारे जो पहली बैठक में आप आमंत्रित हो, आप यहाँ पे आपको आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में हमारा आता है आगे, लेकिन आमंत्रण पत्र सभी को भेज दिए गए थे, लेकिन उसमें है ना एक मुस्लिम लीग था जो आमंत्रण पत्र भेजने के बावजूद भी संविधान सभा में उपस्थित नहीं होता था। ठीक है, होना नहीं चाहता था। तो इसमें क्या था कि उस टाइम पे क्या है कि एक बड़ा दल था, जो मुस्लिम लीग एक बड़ा दल था और कांग्रेस लीग एक बड़ा दल था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो दल थे। ठीक है, तो उनमें से जो मुस्लिम लीग था वो नाराज़ था कि ये इस तरह से तो कुल मिला के जो दो मतलब मुस्लिम लीग है वो कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, कांग्रेस के सामने, इसलिए उन्होंने मना कर दिया उस संसद में, उस संविधान सभा में आने से। तो उस टाइम फिर बाद में क्या हुआ कि 6 दिसंबर 1946 ब्रिटिश सरकार की घोषणा ये थी कि यदि भारत की संविधान सभा का एक बड़ा भाग, कौन था एक बड़ा भाग, वो एक बड़ा भाग था मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो थे, है ना, एक बड़ा भाग संविधान सभा में अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को ब्रिटिश सरकार लागू नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और विंस्टन चर्चिल, भारत की संविधान सभा ऐसी विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये क्या चीज़ है, ये किस टाइम पे बोला, जब
जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उस टाइम की बात है, नहीं 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हमारी जो पहली बैठक हुई थी उस टाइम की बात है। तब हमारी पहली बैठक हुई थी, उस टाइम पे ना मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तब विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत की संविधान सभा ऐसे विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है।